हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। तो अब जैसे हम अल्कीन का स्ट्रक्चर, अल्कीन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा ये टाइम आ गया है कि अब हमें रिएक्शंस को डिस्कस करना है कि कौन कौन से रिएक्शंस अल्कीन परफॉर्म करते हैं और उनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब अल्कीन एक तरह की फैमिली है, एक तरह के कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है दो कार्बन के बीच में, तो ये अल्कीन कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बॉन्ड इसके अंदर, एक ही डबल बॉन्ड मौजूद होगा। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी मौजूद हो सकते हैं, तो वो भी अल्कीन ही कहलाएगा। लेकिन उसके लिए हम वर्ड जो है वो डायईन यूज़ करेंगे, या फिर अगर तीन डबल बॉन्ड होंगे तो उसे हम ट्रायईन कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास कंपाउंड्स अल्कीन होते हैं और ये सारे अल्कीन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब अल्कीन के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ में लास्ट में आपकी जो सिंध बोर्ड की बुक है उसकी रीडिंग भी हम करेंगे कि उसके अंदर, बुक के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में और कंप्रिहेंसिव वे में आपके पास लिखे हुए हैं कि किस चीज़ से फाइनली क्या चीज़ बननी है। सबसे पहले अल्कीन जो सबसे ज़्यादा रिएक्शंस करते हैं वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं। मतलब अल्कीन के जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं वो एडिशन रिएक्शन है। अल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि अल्कीन के अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है या फिर पाई बॉन्ड मौजूद है। जब भी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड मौजूद होता है। अब ये पाई बॉन्ड की खासियत ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की एक्सिस जो है वो उससे एक्सपोज होते हैं, वो दूर मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर किसी भी दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी के लिए आसान होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से आकर निकाल ले। इन इलेक्ट्रॉन्स पर आकर अटैक किया जाता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी आकर यहाँ पर अटैक करती है और इस बॉन्ड को तोड़ देती है। तो अब जब कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक बॉन्ड टूट जाएगा और बाकी एक ही बॉन्ड बचेगा, तो फिर ये कार्बन उस स्पीशी के साथ एक बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर अगर कोई हेलोजन है तो ये हेलोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। अब इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड के टूटने से दो और स्पीशीज़ यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जब भी पाई बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर दो कोई ना कोई दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स आकर कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं, उस कार्बन के साथ जो पहले पाई बॉन्ड बनाने में शामिल था। तो अब उस कार्बन के साथ, दोनों कार्बन के साथ एक एक स्पीशी अटैच हो जाएगी और ये एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब दूसरे रिएक्शन जो हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होते हैं, जिसमें अल्कीन ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, और कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं जिसमें अल्कीन के पॉलीमर्स बन रहे होते हैं। तो ये तीन तीन टाइप के रिएक्शंस अल्कीन के अंदर शो होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस को। और एडिशन रिएक्शन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस की एडिशन हो सकती है अल्कीन के अंदर। तो अगर अल्कीन के अंदर हाइड्रोजिनेशन हो रही है, इसका मतलब है हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। अगर हेलोजिनेशन हो रही है, इसका मतलब हेलोजन ऐड होगा। और अगर यहाँ पर हेलो हाइड्रेशन हो रही है तो इसका मतलब है हेलोजन भी ऐड होगा और वाटर भी ऐड हो रहा होगा। हाइड्रेशन का मतलब है कि उसमें वाटर ऐड हो रहा होगा। तो ये सारी एडिशन रिएक्शन है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। तो अब हम हाइड्रोजिनेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की एडिशन है, तो एडिंग हाइड्रोजन टू द अक्रॉस द डबल बॉन्ड। अक्रॉस द डबल बॉन्ड का मतलब है कि डबल बॉन्ड के टूटने से दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। तो अब जो आपके पास दो कार्बन हैं, जो दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे थे, उन दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है H2, ये हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो गई है? एडिशन हो गई है। तो इस तरह से एडिशन हो जाती है अल्कीन के अंदर। और इस एडिशन के लिए, हाइड्रोजिनेशन के रिएक्शन के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है। जब भी, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा, तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट यूज़ होंगे। ये कैटलिस्ट हैं निकल, पैलेडियम या प्लेटिनियम। निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम, ये तीन कैटलिस्ट हैं। इनमें कोई सा भी हम एक जो है वो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और साथ में टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे। 250 से 300 तक यह टेम्परेचर यहाँ पर रखा जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन परफॉर्म होता है और हाइड्रोजिनेशन हो पाती है। अब इसमें हमारे पास बनना क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है? जब भी कोई रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने दो बातें याद रखनी है कि उसमें सबसे पहले वो किस चीज़ का रिएक्शन है, वो कौन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन अल्कीन परफॉर्म कर रहा है। उससे क्या बन रहा है? तो यहाँ पर अल्केन बन रहा है इससे। और उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें आपने हर रिएक्शन के बारे में याद रखनी है।
तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये देखें दो तरह से हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। जो पहला रिएक्शन है ये थोड़ा कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये बिल्कुल ही ओपन स्ट्रक्चर है। तो अगर हाँ हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 की तरह आपको दिख रहा है। इसका मतलब है ये इथीन है। इथीन को आप पहचान रहे होंगे। अब इथीन के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है और हाइड्रोजन H2 के मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम होते हैं आपस में बॉन्डेड। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर इनका जो बीच वाला पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन पर और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा और इस कंपाउंड को हम इथेन कहते हैं। तो इस तरह से इथीन से जो है वो इथेन बन जाएगा और ये रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जब हम इथीन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो क्या बनता है, तो वहाँ से हमारे पास इथेन बनता है। अगर हम इथीन की जगह प्रोपीन ले रहे हैं तो यहाँ पर प्रोपीन अगर हम यहाँ पर लेंगे तो उसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमारे पास प्रोपेन बन जाएगा। अगर हम ब्यूटीन लेंगे तो उसकी जगह हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये सारे रिएक्शन इस तरह से हो सकते हैं और ये सबस्ट्रेट जो है ये चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन में इथीन ही होगा, कोई भी यहाँ पर हो सकता है और उसकी हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे जिससे वो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और अल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो अल्कीन से अल्केन बन रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वही सेम रिएक्शन है लेकिन इसको थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि ये डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन इसके ऊपर लगे हुए हैं। ये इथीन है, इसके अंदर हाइड्रोजन जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर लग जाएगा और यहाँ पर देखें कि दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड खत्म हो चुका है और हर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो चुके हैं। अब देखें यहाँ पर दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है। तो ये अल्केन है और निकल कैटलिस्ट या प्लेटिनियम या पैलेडियम कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन। और हेलोजन हमारे पास कौन से होते हैं? हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये हमारे पास हेलोजन कहलाते हैं। तो एस्टेटीन भी इसके अंदर आता है। तो ये हेलोजन है और इन हेलोजन की जब हम एडिशन करेंगे किसी भी अल्कीन के अंदर, ये भी एडिशन रिएक्शन है। जब आप हेलोजिनेशन की बात करते हैं तो ये भी एक एडिशन रिएक्शन है और इसमें हेलोजन की एडिशन हो रही होती है डबल बॉन्ड के आसपास। तो अगर डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में तो यहाँ पर भी वही डबल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे लेकिन यहाँ पर हेलोजन ऐड हो जाएंगे। हेलोजन को हम X से जाहिर कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो एक इनर्ट सॉल्वेंट इसको चाहिए होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर चाहिए होता है और वो सॉल्वेंट हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और यहाँ पर ये दूसरा क्लोरोफॉर्म है और ये भी एक इनऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट के अंदर हम ये जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इस रिएक्शन में होना क्या है और क्या चीज़ बननी है ये आप देख लें कि पहले तो ये इथीन है और इथीन में हम Br2 जिसे हम ब्रोमीन कहते हैं, ये ब्रोमीन गैस है और इसको हम यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा कि डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक ब्रोमीन एक कार्बन के साथ, दूसरा ब्रोमीन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ लग जाएगा और यहाँ पर दोबारा से हमारे पास वही चीज़ बनेगी कि 2 कार्बन यानी कि इथेन है और इथेन के साथ 2 ब्रोमीन लग गए हैं तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन हम इसे कहते हैं। यहाँ पर ये इथीन नहीं आएगा, इथेन आएगा क्योंकि 1,2 डाइब्रोमो इथेन यहाँ पर बन चुका है और 2 ब्रोमीन लग गए हैं और 2 कार्बन है तो ये इथेन है और 1,2 डाइब्रोमो इथेन इसे हम कह देंगे, ये इसका नाम है। सो इथेन से हमने डाइब्रोमो इथेन बना दिया। अगर हम यहाँ पर प्रोपीन लेते, अगर आप प्रोपीन लेंगे यहाँ पर तो 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर ब्यूटीन लेंगे तो 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटीन बन जाएगा। तो अगर देखें ये भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार आप ब्रोमीन ले सकते हैं। आप जो है वो अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ब्रोमीन की जगह आप जो है कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। तो इस तरह से सारे ये रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं हेलोजिनेशन वाले और इसमें भी डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने जस्ट ये याद रखना है कि ब्रोमीन अगर ऐड हो रहा है अल्केन के अंदर तो क्या बनना है, आपके पास डाई हेलो अल्केन बनना है। ठीक है, तो डाई हेलो अल्केन यहाँ पर बन जाएगा अल्कीन में से। और इस हेलोजिनेशन को हम
अनसेचुरेशन टेस्ट के तौर पे भी जानते हैं। अनसेचुरेटेड टेस्ट का मतलब क्या है कि देखें, ये जो डबल बॉन्ड जिस भी कंपाउंड के अंदर होता है उसे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये इथीन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर हमें एक कंपाउंड मिला हुआ है और इसको हमें टेस्ट करना है कि क्या ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें ब्रोमीन ऐड कर देंगे। अब उसमें जब हम ब्रोमीन ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो अल्केन बन जाएगा। कौन सा अल्केन? डाई हेलो अल्केन बन जाएगा या डाई ब्रोमो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो डाई ब्रोमो जब अल्केन बन जाएगा तो अब पहले ब्रोमीन का जो कलर था वो क्या था? ब्रोमीन का कलर आपके पास ब्राउन टाइप का होता है, और ये ब्राउन कलर जो है जब इसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ब्रोमीन, और ब्रोमीन का जो कंपाउंड है यहाँ पर वो बन जाएगा, तो इसका ब्राउन जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। हमें ये इसका ब्राउन कलर बाद में नहीं दिखेगा। तो जब इसका ब्राउन कलर हमें नहीं दिखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था जिसके अंदर ये ब्रोमीन जो है वो अटैच हो चुका है, और यहाँ पर ये 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन चुका है या 1,2 डाई ब्रोमो अल्केन बन चुका है, और इसका जो है वो कलर ख़त्म हो चुका है। ब्रोमीन जब इसके अंदर आ जाता है तो कलर ख़त्म हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन था ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। तो इस रिएक्शन से हम ये पता कर रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह से ये अनसेचुरेटेड टेस्ट भी कहलाता है, क्योंकि ये इस रिएक्शन से हम ये टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हेलो हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अब हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? एक तो हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और हेलो का मतलब है हेलोजन। तो हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन होना। अब हाइड्रोजन की भी एडिशन होगी और हेलोजन की भी एडिशन होगी। तो अब क्या होगा कि हम अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन एंड हेलोजन इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे, और जब भी हम H के साथ कोई ना कोई हेलोजन लगाते हैं तो उसे हम हेलोजन एसिड कहते हैं। तो याद रहे, यहाँ पर अगर HCl है तो इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। अगर HBr है तो ये फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी इसी तरह से होता है। तो ये सारे एसिड्स होते हैं, और अगर हम हेलोजन एसिड की एडिशन कर रहे हैं इन कंपाउंड्स के अंदर, अल्कीन के अंदर, तो ये हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन कहलाता है। अब इसके अंदर ये रूल पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इस अल्कीन के अंदर, इथीन के अंदर हम ये एडिशन किस तरह से कर सकते हैं। तो जब इसके अंदर हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पर ये अल्कीन है और इसके अंदर HBr को हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो इथीन के अंदर जब ये ऐड होगा तो फिर से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और हाइड्रोजन जो है ये एक कार्बन पर और ब्रोमीन जो है वो दूसरे कार्बन पर अटैच हो जाएगा। तो ये जिस पर ये हाइड्रोजन अटैच हुआ है ये CH3 बन जाएगा, और जिस कार्बन पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा वो CH2Br बन जाएगा। तो इस तरह से ये इथेन ब्रोमाइड बन जाएगा या इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, या ब्रोमो इथेन इसे हम कह सकते हैं IUPAC नेमिंग के अंदर। तो ये दूसरा कंपाउंड है। अब क्या बन गया? अल्कीन से जो है ये अल्काइल हैलाइड बन चुका है, इसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। कभी भी अगर एक हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई हेलोजन एटम अटैच हो जाए तो उसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बन चुके हैं अल्केन में से। अब ये जो रिएक्शन है इसके अंदर एक गड़बड़ है। जब हम एक दूसरा कोई लेते हैं, सपोज़ हमने प्रोपीन ले लिया है, ठीक है। अगर हमने प्रोपीन ले लिया है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर जो HBr है, सपोज़ ये है HBr। अब यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड जब टूट गया तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, अब इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ ये दोनों अटैच होने हैं। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो H है ये इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा या ये H इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? और ये ब्रोमीन है, ये कार्बन नंबर बीच वाले ये जो 2 नंबर कार्बन है इसके साथ अटैच होगा या 1 वाले कार्बन के साथ अटैच होगा? तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास रूल होता है। अब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ब्रोमीन जो है ये 1 वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाता है तो यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रोमीन 2 वाले कार्बन के साथ अटैच होता है तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड यहाँ पर बनने हैं। इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये डिसाइड करें कि HBr ये ब्रोमीन जो है ये किसके साथ अटैच होगा। तो इसके लिए जो रूल है हमारे पास, उस रूल को हम मार्कोनिकोफ रूल कहते हैं। और मार्कोनिकोफ रूल कहता है कि when addition of HX on an alkene,
अब ये जो अल्कीन है इसे हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं, और ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड से अगर सेम जो है वो ग्रुप मौजूद हो, देखें इस साइड पे भी CH2 है और इस साइड पे भी CH2 है, तो सेम ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के आसपास मौजूद हो तो उसे हम सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड के आसपास दोनों डिफरेंट ग्रुप मौजूद हो तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहलाता है। अब यहाँ पर ये देखें अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और जब भी हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन आता है तो उसमें अगर हम HX या फिर हाइड्रोजन है हैलाइड की जो अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो इसमें ये रूल कहता है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो हमेशा उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होगा, और हैलोजन एटम उसके साथ अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। अब इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इन दो कार्बन के साथ ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन ने अटैच होना है। तो अगर हम देखेंगे तो इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। तो रूल कहता है कि जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ अटैच होगा जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा हाइड्रोजन इसके पास हैं तो हम ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करेंगे, और ये जो ब्रोमीन है ये उसके साथ अटैच करेंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ये जो है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। अब देखें ये 2 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब है कि यहाँ पर जो ब्रोमीन ये सेकेंड वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ और ये जो है हाइड्रोजन ये फर्स्ट वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ, तो ये CH3 और बीच में जो है ये ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो गया। तो अब ये देखें ब्रोमीन सेकेंड पोजीशन पे है, तो इसका मतलब है ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, और ये 2 ब्रोमोप्रोपेन इस रूल के मुताबिक मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक बना है। लेकिन अगर ये रूल हम नहीं फॉलो करते तो ये ब्रोमीन जो है ये फर्स्ट वाले के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन सेकंड वाले के साथ, जिसकी वजह से 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा जिसमें ब्रोमीन फर्स्ट वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो ये 2 कंपाउंड्स यहाँ पर साइमल्टेनियसली बनेंगे, लेकिन जो सबसे मेजर प्रोडक्ट होगा जो ज़्यादा तादाद में बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये प्रोडक्ट कम बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल अप्लाई होता है। और इन द लास्ट आपने ये हाइड्रोजनेशन के बारे में आपने ये याद रखनी है कि अल्कीन से यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बन रहे हैं, और इसमें जो है ये रिएक्टिविटी जो हैलोजन एसिड की है वो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें अगर HI हम लेंगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, HBr लेंगे तो उससे कम रिएक्शन होगा, और HCl लेंगे तो उससे भी कम रिएक्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है इस रिएक्शन के लिए वो HI है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब अल्कीन की जब हम हाइड्रेशन करते हैं इसका मतलब वाटर की एडिशन करेंगे, और वाटर की एडिशन एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है, जो कैटलिस्ट है H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जब भी हम यूज़ करते हैं तो वाटर की एडिशन करनी होती है या फिर वाटर को रिमूव करना होता है, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर वाटर की हम एडिशन किस तरह से करेंगे, ये इथीन है हमारे पास, और इसमें क्या होगा कि वाटर को जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन आयन और एक OH आयन मौजूद होता है। अब ये हाइड्रोजन ये एक कार्बन के साथ अटैच होगा और ये OH आयन ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा, और इसी तरह से यहाँ पर जो है ये कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन एक साइड पे और OH दूसरी साइड पे, तो यहाँ पर CH3CH2OH बन गया, मतलब कि ये एक अल्कोहल बन चुका है। कभी भी एक यहाँ पर अल्कोहल को आप जान रहे होंगे, तो अल्कोहल यहाँ पर बन चुका है कहाँ से, इथीन से। ठीक है, इथीन से इथेनॉल बन चुका है और ये अल्कोहल है और ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो जब भी आप हाइड्रेशन करते हैं अल्कीन की तो यहाँ पर अल्कोहल बनता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है अल्कोहल को बनाने का, अल्कोहल को प्रिपरेशन करने का। अब इसमें भी एक चीज़ है कि यहाँ पर भी मार्कोनिकोफ रूल जो है वो अप्लाई होता है। अगर आप प्रोपीन यहाँ पर लेंगे तो CH3 CH और ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये प्रोपीन है। प्रोपीन के अंदर अगर आप वाटर की एडिशन करेंगे तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि जो हाइड्रोजन होगा वो उसके साथ अटैच होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और ब्रोमीन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ब्रोमीन की जगह OH मौजूद है। OH जो है ये भी नेगेटिव पार्ट है, जैसे ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट था तो ये भी इस मॉलिक्यूल का वाटर का नेगेटिव पार्ट है, तो ये उसके साथ अटैच होगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, तो ये बीच वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और इसकी वजह से जो अल्कोहल बनेगा वो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपेनॉल बन जाएगा। ये 2 डिग्री प्रोपेनॉल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेलो हाइड्रेशन। हेलो हाइड्रेशन का मतलब है हेलोजन को भी ऐड करना और वाटर को भी ऐड करना। तो यहाँ पर हम एडिशन ऑफ हेलोजन एंड वाटर दोनों की एडिशन करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख लें, ये इथीन है CH2, इसको आप देख लें ये इथीन है। ठीक है, C2H4,
और इसमें ब्रोमीन और वाटर दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और इन दोनों को कंबाइन हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर। तो क्या होगा कि जो ब्रोमीन है सबसे पहले ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है और ये जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि H2 है और ये OH है। अब ये एक ब्रोमीन जो है ये एक H के साथ चला जाएगा जिसकी वजह से HBr बन जाएगा, ठीक है। तो HBr यहाँ से ये बन चुका है और ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड कहलाता है। बाकी ये OH और ये दूसरा ब्रोमीन ये जाकर इस हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, ये बॉन्ड बीच वाला टूट जाएगा और इसकी जगह पर एक कार्बन पर ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पर OH का ग्रुप लग जाएगा। तो अब ये अल्कोहल भी है और हेलोजन एसिड भी ये अल्काइल हैलाइड भी है। तो इस कंपाउंड को हम हेलोहाइड्रिन कहते हैं। हाइड्रिन जो है ये वाटर को जाहिर कर रहा है और हेलो जो है ये ब्रोमीन मतलब के हेलोजन को जाहिर कर रहा है। तो ये ब्रोमो और ये हाइड्रिन, तो ब्रोमोहाइड्रिन, इस कंपाउंड को हम ब्रोमोहाइड्रिन कहते हैं। और अगर यहाँ पर इथीन का ये ब्रोमीन हाइड्रिन हमने बनाया है तो ये इथेन ब्रोमोहाइड्रिन कहलाता है। तो अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये इस कंपाउंड के अंदर इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या, तो इसके अंदर इथीन से बन गया ब्रोमोहाइड्रिन या फिर इथेन ब्रोमोहाइड्रिन। नेक्स्ट रिएक्शन है इपॉक्सीडेशन। और इपॉक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड ये तब बनता है जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और हम अल्कीन का जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कराएंगे। अब अल्कीन ये मौजूद है इथेन और इसका हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और 1/2 का मतलब है कि एक आधा मॉलिक्यूल है, एक हाफ मॉलिक्यूल है इसका ऑक्सीजन का। तो जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पर जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो है पर एसिटिक एसिड। और पर एसिटिक एसिड जो है इसका फार्मूला आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फार्मूला जो होता है वो CH3COOH होता है, ठीक है। तो एक ओ इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है एसिटिक एसिड से, तो इसीलिए इसको हम पर एसिटिक एसिड कहते हैं। अब ये इथेन है, इसके साथ ये हाफ O2 जो है वो अटैच हो जाएगा और इसमें यहाँ पर ये इपॉक्साइड बन जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो बॉन्ड टूट जाएगा बीच वाला पाई बॉन्ड जो टूटेगा वो क्या करेगा कि वो एक ऑक्सीजन के साथ दोनों कार्बन बॉन्ड बना लेंगे। ये कार्बन और ये कार्बन दोनों कार्बन एक ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, जिस वजह से ये ट्राइंगल जो है ये एक बन जाएगा और इसे हम इपॉक्साइड कहते हैं। तो ये कंपाउंड इपॉक्साइड कहलाता है या इथाइलिन ऑक्साइड कहलाता है। तो इथीन तो इथाइलिन ऑक्साइड या फिर इपॉक्साइड, ठीक है। तो ये कंपाउंड यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद ओजोनोलाइसिस है और ओजोनोलाइसिस का मतलब है कि हम ओजोन जो गैस है जिसका नाम है O3 इसका फॉर्मूला है। तो O3 से हम रिएक्शन कराएंगे और इस रिएक्शन के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो अल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो इसमें अल्डिहाइड बनता है और फार्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और ये सारे डिफरेंट टाइप के अल्डिहाइड्स बन जाते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि क्लीवेज ऑफ अल्कीन, इसमें अल्कीन जो है वो बिल्कुल ही टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसकी वजह से अल्डिहाइड बनेंगे। तो आप ये रिएक्शन करवा सकते हैं किस तरह से, पहले तो एक आप इथीन लेंगे और इथीन के साथ आप O3 का रिएक्शन कराएंगे। तो ये O3 जो है ये कुछ इस तरह से अटैच हो जाएंगे। एक जो है वो ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा ऊपर वाली साइड और 2 ऑक्सीजन नीचे इस तरह से अटैच हो जाएंगे। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा और इसे हम इथाइलिन ऑक्साइड कहते हैं। अब इसमें जो है वो हमें जिंक को यूज़ करना होता है और जिंक जो है ये यहाँ पर इसको रिड्यूस करेगा और यहाँ पर क्या होगा कि ये जिंक आएगा और ये ऑक्सीजन को ले जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा। बाकी ये वाला जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा कार्बन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से दो जो है ये अल्डिहाइड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अल्डिहाइड बनेगा और ये दूसरा अल्डिहाइड बनेगा, तो 2 अल्डिहाइड बन जाएंगे और यहाँ पर ये दोनों फार्मल्डिहाइड बन चुके हैं। तो इस तरह से ये ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन होता है। और अगर आप इथेन की जगह प्रोपेन लेंगे तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बनेगा, फार्मल्डिहाइड की जगह पर एसिटल्डिहाइड बनेगा जिसमें 2 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। हमारे पास यहाँ पर बड़ी चेन वाले एक पॉलीमर्स बनते हैं और पॉलीमर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक ही कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा होता है और उसके बहुत सारे मोनोमर्स, छोटे छोटे यूनिट्स बहुत सारे मौजूद होते हैं इस कंपाउंड के अंदर। अब इसके एग्जांपल में हम इथीन का जो है ये इथीन का एक मोनोमर लेते हैं और ऐसे बहुत सारे हम इथीन के मॉलिक्यूल लेंगे। तो यहाँ पर जितने हमने मॉलिक्यूल लिए हैं उस नंबर को हम n कह रहे हैं, मतलब कि n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने इथीन के लिए हैं और इनको जब हम बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर हम इनको रखेंगे तो हाई प्रेशर यहाँ पर 2000 ATM और
200 सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे अगर हम इनको बहुत सारे मॉलिक्यूल को रखेंगे तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन हो जाएगा और पॉलीइथेन कंपाउंड बन जाएगा। ये जो पॉलीमर बनता है इसे हम पॉलीइथेन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि CH2 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 इस तरह से बड़ी एक चेन होती है और उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसमें हमने इथीन से पॉलीइथीन बना दिया और ये पॉलीइथीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट मौजूद है यहाँ पर, और इसमें हमें बताना है कि व्हाट मेजर प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी इन 3 रिएक्शंस में से। अब जब प्रोपीन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो ये हमारे पास सिंपल है, ये प्रोपीन मौजूद है और ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर मार्कोनेकोफ रूल अप्लाई होगा और हाइड्रोजन जो है ये उस जगह पर अटैच होगा जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये अटैच हो गया, और आयोडीन जो है ये सेकेंड वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 आयोडोप्रोपेन बनेगा। और यहाँ पर जो है दूसरा कंपाउंड जो है वो 1 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आयोडोप्रोपेन 2 आयोडोप्रोपेन बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है ये 2 आयोडोप्रोपेन होगा। जब इथीन रिएक्ट करेगा क्लोरीन वाटर से, तो आपको पता है क्लोरो इथीन बनेगा या फिर इथीन क्लोरोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी हेलोजन और वाटर दोनों ऐड किए जाते हैं तो यहाँ पर हेलोहाइड्रिन बनता है, तो इथीन क्लोरोहाइड्रिन बन जाएगा। जैसे वहाँ पर ब्रोमोहाइड्रिन बना था, यहाँ पर क्लोरोहाइड्रिन बनेगा। नेक्स्ट है इथाइलिन रिएक्ट विद ओजोन, तो यहाँ पर इथाइलिन का मतलब है इथीन, इथाइलिन जो है वो वही सेम है, और यहाँ पर जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो फार्मल्डिहाइड बनते हैं, तो ये मेजर इसका प्रोडक्ट है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ये कंप्लीट रिएक्शंस को डिस्कस किया। ये मैं ज़्यादा डिटेल में समझाना चाह रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। अगर आपको लंबी वीडियोस नहीं पसंद तो आप कमेंट में कह सकते हैं, मैं आइंदा से थोड़ा शॉर्ट में और सिंपल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।